हेलो दोस्तों, टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के एक और जबरदस्त नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि छिन्मू ने अपना भेष बदलकर नांटुओ मोनास्ट्री चला गया था और कई सारे मंक्स को किल भी कर दिया था। और फिर वहां पर नांटुओ मोनास्ट्री का सन नांटुओ और क्राउन प्रिंस भी पहुंच गए थे। और फिर सन नांटुओ पर्सनली छिन्मू की ओर आगे बढ़ रहा था। यहाँ तक अब नॉवल में आगे तभी सन नांटुओ ने सिर उठाकर 1000 बैनर्स पगोडा की ओर फ्लिकरिंग नजर से देखा और छिन्मू से कहा, तुम्हें किसने इतनी हिम्मत दी कि तुम हमारी नांटुओ मोनेस्ट्री का लेगेसी ट्रेजर, जिसे रोलंस गोल्डन पैलेस ने सैकड़ों साल पहले चुरा लिया था, उसे लाकर हमारी नांटुओ मोनेस्ट्री के गेट पर रखो और गेट ब्लॉक करो। तभी छिन्मू ने सिर हिलाया और सन नांटुओ से कहा, इस बार मैं यह ट्रेजर किसी फेटेड पर्सन को बेचने के लिए लाया हूँ, न कि आपकी नांटुओ मोनेस्ट्री का गेट ब्लॉक करने के लिए। अगर कोई और इस 1000 बैनर्स पगोडा को लेना चाहता है तो वह आगे आकर मुझे चैलेंज कर सकता है, और अगर वह पर्सन फेटेड हुआ तो मैं उसे दे दूंगा। ग्रेट मंक, अगर आपके पास एबिलिटी है तो मुझे हराकर इसे ले जाइए, अगर एबिलिटी नहीं है तो मुझे मेरा बिजनेस करने दीजिए। तभी क्राउन प्रिंस मुस्कुराते हुए आगे आया और छिन्मू से कहा, तुमने कहा कि तुम यह ट्रेजर बेचना चाहते हो। अगर बेच रहे हो तो इसकी प्राइस भी होगी। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम इसे कितने में बेचोगे? तभी छिन्मू ने उसकी ओर देखा और कहा, बिल्कुल प्राइस है। यह सुनकर नांटुओ मोनेस्ट्री के मंक्स के एक्सप्रेशंस जम गए और उनके दिल पागलपन से भर गए। और अगर उन्हें पता होता कि इसे खरीद भी सकते हैं तो वे इस बारबेरियन से जान देने तक क्यों लड़ते। क्राउन प्रिंस उत्साहित हो गया और मुस्कुराते हुए छिन्मू से कहा, क्या प्राइस है? जो चाहो बता दो। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मैं खरीद न सकूं। तभी छिन्मू का एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हो गया और उसने क्राउन प्रिंस से कहा, प्राइस ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मुझे 100 फ्लाइंग शिप्स चाहिए, हर एक में अपोथिकरीज और मेडिसिन बॉयज होने चाहिए। इसके अलावा मुझे 200 क्लाउड चैरियट्स भी चाहिए और गोल्ड आर्मर्ड स्ट्रॉन्ग मैन की जरूरत नहीं है। हमारे ग्रेट वॉल में स्ट्रॉन्ग मैन की कमी नहीं है। यह सुनकर क्राउन प्रिंस का चेहरा तुरंत गिर गया और उसने किन मुंह से कहा, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। फ्लाइंग शिप्स और क्लाउड चैरियट्स इटर्नल पीस एम्पायर के मिलिट्री आर्मेंट्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट वेपन्स जिन्हें इंपीरियल प्रिसेप्टर और कई स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स ने बनाया था। क्लाउड चैरियट्स सिटी अटैक करने के लिए खास हथियार थे, और अगर इन्हें ग्रेट वॉल को बेच दिया जाता तो यह सीधे सीधे देशद्रोह होता, भले वह क्राउन प्रिंस ही क्यों ना हो। एम्परर उसका सिर कटवा देता। फिर छिन्मू ने बेपरवाही से क्राउन प्रिंस से कहा, अगर क्राउन प्रिंस यह प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते तो मुझे मेरा बिजनेस करने दीजिए। यह सुनकर क्राउन प्रिंस का चेहरा और भी कोल्ड हो गया। फिर छिन्मू ने सबकी ओर देखते हुए सॉलमली कहा, मैं यह ट्रेजर फेटेड पर्सन को ही दूंगा जिसे लगता है कि वह मुझे हरा सकता है। वह आगे आए। मेरा हम्बल सेल्फ यहाँ 3 दिन तक रहेगा। अगर 3 दिन में कोई मुझे हरा नहीं पाया तो मैं वापस ग्रेट वॉल लौट जाऊंगा। तभी सन नंटुओ ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे अभी भी शैडोज में छिपा गार्डियन नहीं मिला। उसने मन ही मन सोचा, 3 दिन का टाइम है, मैं जरूर पता लगा लूंगा कि वह कहाँ छिपा है। नांटुओ मोनेस्ट्री के मंक्स में से कोई भी चैलेंज देने आगे नहीं आया, इसलिए छिन्मू सड़क पर शांति से बैठ गया और इंतजार करने लगा। धीरे धीरे तमाशा देखने वाले लोग छंटने लगे। ज्यादातर किंग्स, ड्यूक्स और मिनिस्टर्स अपने सर्वेंट्स को वहीं छोड़कर चले गए। ड्यूक वे योंग को साथ लेकर इंपीरियल प्रिसेप्टर के मैनर पहुंचा और डोर नॉक किया। तभी एल्डर फू मुस्कुराते हुए बाहर आए और ड्यूक वे से कहा, ड्यूक क्या बात है? तभी ड्यूक वे ने एल्डर फू से पूछा, इंपीरियल प्रिसेप्टर कहाँ है? एल्डर फू ने जवाब दिया, ओल्ड मास्टर मैडम को लेकर सीनिक टूर पर गए हैं। यह सुनकर ड्यूक वे चौंक गया और हकलाते हुए एल्डर फू से कहा, मैडम? कौन मैडम? एल्डर फू मुस्कुराए और ड्यूक वे से कहा, शायद ड्यूक वे को पता नहीं, एम्परर ने ओल्ड मास्टर को 100 पैलेस मेड्स रिवॉर्ड में दी थी। ओल्ड मास्टर बहुत खुश हुए। अगले ही दिन उनमें से एक वुमन के साथ उनका मेल हो गया और उसी दिन शादी भी कर ली और नप्शल कप्स भी शेयर किए। फिर अगली सुबह ओल्ड मास्टर मैडम को लेकर निकल गए। अब वे कैपिटल सिटी में नहीं हैं। यह सुनकर ड्यूक वे का शरीर कांप उठा। उसके चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया। उसने फिर हकलाते हुए एल्डर फू से कहा, इंपीरियल प्रिसेप्टर ने शादी कर ली, सच में शादी कर ली। यह आदमी, मुझे लगा था इसके अंदर कोई इमोशंस ही नहीं है। कभी नहीं सोचा था कि यह शादी कर लेगा। इस स्काउंड्रल ने मुझे बताया तक नहीं। तभी एल्डर फू मुस्कुराते हुए ड्यूक वे से कहा, ओल्ड मास्टर ने सब सिंपल रखने को कहा था, इसलिए एम्परर को भी इन्फॉर्म नहीं किया। फिर ड्यूक वे ने हल्की सांस छोड़ी और एल्डर फू से कहा, खैर
वे इतने गरीब हैं कि बैंक्वेट भी मुश्किल से कर पाएंगे। मैं अपने सर्वेंट से रेड पैकेट और कुछ गिफ्ट बॉक्सेस भिजवा दूंगा। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने कब लौटने को कहा है? एल्डर फू ने सिर हिलाया। तभी ड्यूक वेई ने आह भरी और खुद से कहा, उस बारबेरियन में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह 3 दिन यहीं रहने वाला है। कोई जल्दी नहीं, मैं इंपीरियल प्रिसेप्टर के लौटने का इंतजार करूंगा। रात हो गई और कैपिटल सिटी के हर हिस्से में फ्लावर लैंटर्न्स जल उठे। नाइट मार्केट्स खुल गए और सड़क धीरे धीरे फिर से भीड़-भाड़ से भर गई। डक वेई ने वेई योंग को जानकारी लेने भेजा और वापस आकर वेई योंग ने डक वेई से कहा, न्यू ईयर आने वाला है, 1 महीने से भी कम टाइम बचा है, इसलिए शहर के ज्यादातर मर्चेंट्स न्यू ईयर का सामान बेच रहे हैं। फिर ड्यूक वेई ने वेई योंग से कहा, अच्छा तो ऐसा है, चलो आज फादर और सन साथ में थोड़ा घूमते हैं। ओल्ड एंड यंग मैन नाइट मार्केट में साथ साथ घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज की कई यंग लेडीज अपने चेम्बर्स से बाहर आ रही थीं। वे अच्छे से ड्रेस थीं और हाथ में कोट फैन लिए थीं। फ्लावर लैंटर्न्स को एडमायर करते हुए जब भी किसी यंग मैन की नजर उन पर पड़ती तो वे अपना फेस कोट फैन से कवर कर लेती, लेकिन उसी फैन के पीछे से सीक्रेटली उन यंग मैन को साइज अप भी कर रही थी। वे योंग ओल्ड वे फैमिली से था और ड्यूक वे से उसका ज्यादा रिलेशन नहीं था। सिर्फ जब उसने इंपीरियल कॉलेज में अपना नाम बनाया तब ड्यूक वे की नजर उस पर पड़ी। दोनों चलते हुए कल्टीवेशन के बारे में बात कर रहे थे और ड्यूक वे उसे पॉइंटर्स दे रहा था। एक दूसरे से बात करते हुए वे दोनों नानटो साइड पैलेस के पास से गुजरे। तभी ड्यूक वे अचानक रुक गया क्योंकि उसे बाहर पंगोंग त्सो का फिगर दिखाई नहीं दिया। उसे सिर्फ कई मंक्स नानटो साइड पैलेस से बाहर आते हुए दिखे, जिनके बीच में सन नानटो था। उसके अलावा साइड पैलेस के गार्डियंस और एबट्स भी थे। तभी एक मंक जल्दी से आगे आया और सन नानटो से कहा, लीडर, बारबेरियन नाइट मार्केट की एड में सीक्रेटली भाग गया। मैंने पहले ही कुछ सीनियर और जूनियर ब्रदर्स को उसके पीछे भेज दिया है। तभी दूसरे मंक ने सन नानटुओ से कहा, क्राफ्टी है, इस बारबेरियन ने फेंट किया और हमें लगा कि वह 3 दिन यहीं रुकेगा, इसलिए हमने एक्सपेक्ट नहीं किया कि वह उसी दिन की रात को स्लिप अवे कर जाएगा। तीसरे मंक ने सन नानटो से कहा, जो सीनियर ब्रदर्स उसका पीछा कर रहे हैं वे उसे एस्केप नहीं करने देंगे। सन नानटो का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। उसने मंक को फॉलो करने को कहा और खुद जल्दी से आगे बढ़ते हुए डीप वॉइस में बोला, सिटी के बाहर मूव करेंगे। ड्यूक वे की आंखें चमक उठीं। वह वेयोंग के साथ आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए वेयोंग से कहा, सन नानटुओ बाहर से बहुत सैंक्टिमोनियस लगता है। मैंने नहीं सोचा था कि वह इतना सिनिस्टर और कनिंग होगा। अगर वह कैपिटल में उस बारबेरियन को मारता तो लोग उसे क्रिटिसाइज करते, लेकिन अगर सिटी के बाहर मूव करके कॉर्प्स को डिस्पोज कर दे तो किसी को पता नहीं चलेगा। चलो फॉलो करते हैं और देखते हैं ये मंक्स कैसे मर्डर और आर्सन करते हैं। वेयोंग उसके पीछे हो लिया। इस तरह ओल्ड और यंग मैन नंटुओ मोनास्ट्री के स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स के पीछे कैपिटल से बाहर निकल पड़े। टाइम टू टाइम क्राउड में से मंक्स निकलकर सन नंटुओ को पंगोंग त्सो के ट्रेसेस रिपोर्ट कर रहे थे। धीरे धीरे वे सिटी से बाहर आ गए। कैपिटल के बाहर भी एक नाइट मार्केट था। वहां लैंटर्न्स ब्राइटली लिट थे और नाइट मार्केट कई माइल्स तक फैला हुआ था और लोग लगातार आ जा रहे थे, जिससे जगह बहुत बस्टलिंग लग रही थी। ड्यूक वे वेयोंग को लेकर नानटुओ मोनेस्ट्री के मंक्स के पीछे पीछे चल रहा था। वे अननोइंगली कई माइल्स चल गए। यहाँ भी नाइट मार्केट था। सिर्फ मार्केट ही नहीं, वहाँ एक विलेज भी था और एक वाइड वुडन गेट था जो डजन यार्ड से भी ज्यादा चौड़ा था। उस गेट पर एक रेड वुडन साइन टंगा हुआ था। ड्यूक वे ने सिर उठाकर उस रेड वुडन साइन को देखा। उस पर 4 वर्ड्स लिखे थे, टीचिंग्स ऑफ सेक्रेड टीचर। यह देखकर ड्यूक वे की आंखों के कोने ट्विच करने लगे। वह थोड़ी देर हेजिटेट हुआ। तब तक सन नानटो विलेज के अंदर जा चुका था। यहाँ लैंटर्न्स बहुत ब्राइट थे और पिलर्स पर आयरन वॉक्स रखे थे जिनमें कॉन्सेंट्रेटेड केरोसिन जल रहा था और क्रैकलिंग साउंड आ रही थी। विलेज में हर तरह के स्टॉल्स थे, यहाँ तक कि एक बुचर शॉप भी थी जहाँ पिग्स और गोट्स को स्लॉटर किया जा रहा था और हॉकिंग की आवाजें पूरे बस्टलिंग विलेज में गूंज रही थीं। सब कुछ एक ऑर्डिनरी नाइट मार्केट जैसा लग रहा था। तभी वेयोंग ने ड्यूक वे से कहा, ड्यूक क्या हुआ? तभी ड्यूक वे ने ग्रिम एक्सप्रेशन के साथ वेयोंग से कहा, टीचिंग्स ऑफ सेक्रेड टीचर, मैंने ये फ्रेज पहले भी देखा है। ड्यूक वे ने आगे कहा, जब हेवनली डेविल कल्ट का प्रीवियस कल्ट मास्टर ली तेनशिंग लॉन्ग जर्नी पर निकला था और साइड पैलेस आया था, तब उसने अपने गेट के बाहर यही फ्रेज टांगा था। हेवनली डेविल कल्ट अपने कल्ट मास्टर को सेक्रेड टीचर कहता है। इसका मतलब सेक्रेड टीचर उन्हें टीच करने आ रहा है। इस नाइट मार्केट के लोग हेवनली डेविल कल्ट के हैं। ये देखकर ड्यूक वे थोड़ी देर हेजिटेट हुआ और फिर अंदर चला गया। तभी एक मेल और फीमेल एल्डर्स मुस्कुराते हुए बाहर आए
और ड्यूक वे से कहा, ड्यूक, यहीं रुक जाइए। ड्यूक वे कुछ कहने ही वाला था कि अचानक अर्थ शैटरिंग साउंड गूंजा। उसने जल्दी से इधर-उधर देखा और पाया कि पेडलर्स, स्कॉलर्स और ब्यूटीज जो इधर-उधर घूम रहे थे, अचानक एक्शन में आ गए। नैंटो मॉनेस्ट्री के सभी मंक्स को उनके पास खड़े पेडलर्स और पासर्स बाय ने इंस्टेंटली असैसिनेट किल कर दिया। उनके हेड्स हवा में उड़ गए और ब्लड ने स्काई को क्रिम्सन कर दिया। जैसे ही ये लोग असैसिनेशन में सक्सीड हुए, वे तुरंत पीछे हटे और दोनों साइड्स के हाउसेस में वापस घुस गए। एक ब्लिंक में सन नंटुओ के पास खड़े सभी मंक्स हेडलेस बॉडीज में बदल चुके थे। तभी सन नंटो जोर से चिल्लाया और उसके पीछे 1000 आर्म्स बुधा का बॉडी प्रकट हुआ। वह 300 यार्ड से भी ऊंचा था। बुधा ऑरा ब्राइटली शाइन कर रहा था। स्टैचू के हाथों में 1000 मैजिकल आर्टिफैक्ट्स थे और वह बहुत ऑ इंस्पायरिंग लग रहा था। इसी मोमेंट चारों दिशाओं से 20 एल्डर्स आए और सन नंटुओ पर टूट पड़े और तभी एक लाउड बैंग हुआ और 1000 आर्म्स बुधा पीसेस में शैटर हो गया। सन नंटुओ एलिमिनेट हो गया। यह देखकर ड्यूक वे हैरान रह गया और नाइट मार्केट फिर से अपने नॉर्मल बसलिंग एक्टिविटी में लौट आया। कुछ लोग कॉर्प्सेस को हटा रहे थे, जबकि कुछ लोग रिवर वाटर लाकर ग्राउंड को वॉश कर रहे थे। ड्यूक वे को टीचिंग्स ऑफ सेक्रेड टीचर फ्रेज याद आया और उसका शरीर कांप गया। उसने तुरंत वेयोंग से कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। इस डेविल कल्ट मास्टर का ट्रू फेस नहीं देखना चाहिए। अचानक वेयोंग विलेज की तरफ हाथ हिलाते हुए मुस्कुराया और छिनमू से कहा, ब्रदर छिन, तुम यहाँ क्यों हो? तभी छिनमू ने मुड़कर देखा और वेयोंग को देखकर हैरान रह गया। उसके चेहरे पर स्माइल खिल उठी। छिनमू ने हाथ हिलाया और वेयोंग और ड्यूक वे से कहा, ओह, तो ब्रदर वे और ड्यूक वे हैं। बाहर क्यों खड़े हो? जल्दी अंदर आओ। इधर वेयोंग ने भी तुरंत उसे इशारे से बुलाया और छिनमू से कहा, जल्दी बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इधर आओ, इंपीरियल कॉलेज में बहुत बड़ा कुछ हो गया है। वह छिनमू की सेफ्टी को लेकर वरीड था, इसलिए उसे इस पिट से बाहर खींचना चाहता था। फिर वेयोंग ने मन में सोचा, ब्रदर चिन शायद वॉक करने आया होगा। उसे पता नहीं कि यह हेवनली डेविल कल्ट का रिवेंज लेने की जगह है, इसलिए गलती से अंदर चला गया। ये कितनी डेंजरस जगह है। हेवनली डेविल कल्ट के ये फींड्स एक कल्ट मास्टर लेवल एग्जिस्टेंस जैसे फर्स्ट रैंकिंग हाई ऑफिशियल सन नांटुओ को भी इंस्टेंट में मारने की हिम्मत रखते हैं। मुझे डर है कि ब्रदर चिन के उस छोटे बॉडी का बोन मैरो तक स्क्वीज कर देंगे। तभी ड्यूक वे ने देखा कि 2 एल्डर्स उसके रिट्रीट के रास्ते को ब्लॉक किए खड़े हैं। ड्यूक वे के फॉरहेड पर वेन उभर आई और आंखों के कोने ट्विच करने लगे। उसने मन में सोचा, वेयोंग ये स्काउंड्रल मुझसे भी बड़ा ट्रबल मेकर निकला। अब चाहकर भी शायद मैं यहाँ से नहीं जा पाऊंगा। तभी छिनमू ने हाथ उठाया और ड्यूक वे के पीछे खड़ी ओल्ड वुमन तुरंत आगे बढ़ी। छिनमू ने सिर झुकाकर उससे धीरे से कुछ बातें कहीं और ओल्ड वुमन ग्रिन के साथ वापस आई और ड्यूक वे और वेयोंग से कहा, ड्यूक वे और वे फैमिली के लिटिल ब्रदर, अंदर आकर सीट ले लीजिए। ड्यूक वे की आंखों के कोने फिर ट्विच हुए और उसने छिनमू को लंबे समय तक देखा और डीप ब्रेथ लेकर वेयोंग से कहा, चलो अंदर चलते हैं। दोनों विलेज के अंदर गए। उन्होंने देखा कि ये जगह अभी हाल ही में बनाई गई है। सब कुछ नया था, यहाँ तक कि हवा में वुड की फ्रेग्रेंस भी थी। ड्यूक वे और वायोंग ने छिनमू को विलेज के अंदर की तरफ चलते देखा और खुद को फॉलो करने के लिए प्रिपेयर किया। और फिर ड्यूक वाई ने लो वॉइस में वायोंग से कहा, योंगर, लिटिल ब्रदर, छिनमू के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा है? तभी वेयोंग ने ड्यूक वे से कहा, हम लाइफ एंड डेथ से साथ गुजरे हैं। फिर उसने रिस्पेक्टफुली ऐड किया, जब स्कॉलर्स की शिप पर ड्रैगन राइडर सेक्ट ने अटैक किया था, तब उसने मुझे बचाया था। ड्यूक वे का सिर दर्द करने लगा। उसने वेयोंग से कहा, तो क्या तुमने उसे बचाया था? वेयोंग ने सिर हिलाकर मना कर दिया, पर फिर ड्यूक वे ने वेयोंग से कहा, उसने तुम्हें बचाया, लेकिन तुमने उसे नहीं बचाया। फिर ये लाइफ एंड डेथ साथ गुजारने वाली बात कैसी हुई? ड्यूक वे का दिल एंग्शियस था। उसने मन में सोचा, अब तो स्टेप बाय स्टेप ही सिचुएशन संभालनी होगी। लगता है इस लिटिल स्काउंड्रल ने मुझे भी फंसा दिया है। पता नहीं ली तियनशिंग से मेरी जो कुछ मुलाकातें हुई थीं, वो किसी काम आएंगी या नहीं। वे विलेज के सेंटर में पहुंचे जहां एक स्टेज था। वह ग्राउंड से सिर्फ 1 फुट ऊंचा था और वुड से बना हुआ था। स्टेज बहुत बड़ा नहीं था, करीब 10 यार्ड्स चौड़ा था। हेवनली डेविल कल्ट के ज्यादातर फॉलोअर्स स्टेज के नीचे बैठे थे। ड्यूक वे के पास खड़ी ओल्ड वुमन चकल करते हुए ड्यूक वे और वेयोंग से कहा, ड्यूक और वे फैमिली के लिटिल ब्रदर, बस यहाँ सीट ले लीजिए, चिंता मत कीजिए। हमने अभी फ्लोर को मॉप किया है, बहुत क्लीन है। मगर तभी वेयोंग ने सिर झुकाकर नीचे देखा। उसे डार्क रेड ब्लड स्टेन्स दिखाई दिए। ये देखकर वह खुद से बुदबुदाया, पता नहीं इन्होंने ठीक से क्लीन किया है या नहीं।
कहीं कोई ह्यूमन हेड इधर उधर पड़ा तो नहीं रह गया, क्योंकि हेवनली डेविल कल्ट ने इंस्टेंट में नंटुओ साइड पैलेस और सन नंटुओ दोनों को एलिमिनेट कर दिया था। इससे उनकी स्ट्रेंथ कितनी absurd है, ये साफ दिख रहा था। ड्यूक वे, जिसने हंड्रेड्स बैटल्स देखी थी, वह भी रेकलेस होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने मन में सोचा, हेवनली डेविल कल्ट ने इतना बड़ा सीन क्रिएट किया है, फिर भी कैपिटल के स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स अलार्म नहीं होंगे। उस टाइम उन्होंने बहुत क्विक एक्शन लिया था। मुझे लगता है कि वे हमें भी अभी उतनी ही फास्ट स्पीड से मार सकते हैं। स्टेज के नीचे कई 100 लोग साइलेंस में बैठे थे और सीक्रेट टीचर की टीचिंग्स का वेट कर रहे थे। तभी वे योंग ने इधर उधर देखा और चिन्मू को देखा। फिर उसने एक्साइटेड होकर हाथ हिलाया और चिन्मू से कहा, ब्रदर चिन, इधर। उसके इतना कहते ही ड्यूक वे का मन हुआ कि इस लिटिल फैटी को ग्राउंड पर दबा दे और उसके माउथ में कुछ स्टिंकी सॉक्स ठूंस दे ताकि ये ब्लैबरिंग बंद कर दे। लकी था कि हेवनली डेविल कल्ट के फॉलोअर्स ने वे योंग की ब्लैबरिंग सुनी नहीं और स्ट्रेट बैठकर वेट करते रहे। चिन्मू ने वे योंग को देखकर स्माइल किया और स्टेज पर चढ़ गया। तभी वे योंग शॉक में उछल पड़ा और जल्दी से धीमी भारी आवाज में चिन्मू से कहा, स्टेज पर मत जाइए, वहीं उनका सीक्रेट टीचर टीचिंग्स देता है। ड्यूक वेई ने उसे घूर कर देखा और डांटते हुए वे योंग से कहा, बदमाश, चुप रहो। तभी वे योंग तुरंत चुप हो गया। फिर ड्यूक वेई ने गुस्से में वे योंग से कहा, तुम्हें नहीं दिखता मैं कितना टाइट लिप्ड हूँ? मेरे जैसे आदमी का तुम जैसा ब्लैबर माउथ डिसेंडेंट कैसे हो गया? अभी तक समझे नहीं? यह सुनकर वे योंग हैरान रह गया। तभी चिन्मू स्टेज पर चढ़ा और मुड़कर खड़ा हुआ और तभी हेवनली डेविल कल्ट के सारे फॉलोअर्स खड़े हो गए और झुककर बोले, कल्ट मास्टर सीक्रेट टीचर। चिन्मू ने सिर हिलाकर सबसे कहा, सब लोग फॉर्मेलिटी छोड़ो, बैठ जाओ। तभी सब लोग बैठ गए। यह सब देखकर वेयोंग का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखों में स्टूपिफाइड लुक था। काफी देर तक उसे होश नहीं आया। फिर ड्यूक वेई ने आह भरी और धीरे से खुद से कहा, मुझे पहले से पता था उस पंगोंग त्सो में कुछ गड़बड़ है। उसका ग्रैंड शमन रूदा स्क्रिप्चर्स थोड़ा अलग था। अब देखकर लगता है कि वह हेवनली डेविल कल्ट का कल्ट मास्टर सीक्रेट टीचर खुद ही था। हेवनली डेविल कल्ट कल्चर ने एक यंग लड़के को अपना कल्चर मास्टर बना लिया। सच में हिम्मत है इन लोगों में। स्टेज पर किन्मू भी बैठ गया और सबसे कहा, यहाँ कौन सोल सर्चिंग से जुड़े स्पेल्स जानता है? तभी एक औरत खड़ी हुई और झुककर किन्मू से कहा, सीक्रेट टीचर, मुझे इसमें कुछ अटेनमेंट्स हैं। फिर चिन्मू ने सिर हिलाया और उसने अचानक सोल गाइड एग्जीक्यूट किया और उसके पीछे एक सिनिस्टर गेट प्रकट हो गया। उस गेट से ब्लैक फॉग निकलने लगी और आयरन वॉक्स में जल रही केरोसिन की रोशनी भी बुझ गई। उसी समय सब ने उस सिनिस्टर डार्कनेस में सन नंटुओ को खड़ा देखा। उसके साथ बाकी मंक्स भी थे। चिन्मू ने फीमेल हॉल मास्टर से कहा, हॉल मास्टर, मैं जानना चाहता हूँ कि सन नंटुओ के कौन कौन अकॉम्प्लिसेस थे जिन्होंने हमारे 2 हेवनली किंग्स को हार्म करने के लिए उसके साथ अलायंस किया था। तभी फीमेल हॉल मास्टर ने चिन्मू से कहा, अंडरस्टूड। वह आगे बढ़ी और एक शाइनिंग मिरर निकाला। उसने अपना सीक्रेट आर्ट एग्जीक्यूट किया और मिरर की लाइट सन नांटुओ पर डाली। यह मिरर रे मंक की सोल पर पड़ी और उसे पेनिट्रेट करते हुए पीछे की हवा पर जा लगी। फिर वहां तरह तरह की पिक्चर्स दिखाई देने लगी। ये सन नांटुओ की मेमोरीज थीं जब वह जिंदा था। पिक्चर्स तेजी से पीछे जाती रहीं और टाइम में पीछे लौटती गईं। जल्द ही वे उस मेमोरी तक पहुंच गईं जब उन्होंने हेवनली किंग लू पर एम्बुश किया था। तभी फिर राइट गार्डियन स्वेबिये ने उन लोगों के नाम नोट करते हुए कहा, क्राउन प्रिंसेस ग्रैंड ट्यूटर यून बोशान, क्राउन प्रिंसेस ग्रैंड प्रोटेक्टर तिंग यानजू, क्राउन प्रिंसेस जूनियर प्रिसेप्टर त्सुई मिंगजी, क्राउन प्रिंसेस जूनियर ट्यूटर हित चेंक्यू। और राइट गार्डियन स्वेबिये की प्यूपल्स सिकुड़ गईं जब उसकी नजर आखिरी आदमी पर पड़ी। उसने कहा, और इटर्नल पीस एम्पायर का क्राउन प्रिंस लिंग यूक्सिया। तभी चिन्मू ने सिर हिलाकर राइट गार्डियन से कहा, इसे नोट कर लो, मौका मिलते ही हम इन्हें रास्ते से हटा देंगे। राइट गार्डियन ने क्राउन प्रिंस का नाम भी नोट कर लिया। ये देखकर ड्यूक वे का दिल जोर से कांप उठा और उसने मुंह खोला, लेकिन आवाज नहीं निकली। हेवनली डेविल कल्ट इतने बेखौफ थे कि वे क्राउन प्रिंस को भी खत्म करने की बात कर रहे थे। आखिर वह इटर्नल पीस एम्पायर का क्राउन प्रिंस था, लेकिन ड्यूक वे के लिए कुछ कहना भी सही नहीं था। इटर्नल पीस एम्पायर भले ही अब फ्लरिशिंग हो, लेकिन इसे उभरते हुए सिर्फ 200 साल हुए थे। इसका राइज तब शुरू हुआ था जब इंपीरियल प्रिसेप्टर उभरे थे। वहीं हेवनली डेविल कल्ट एक सच्चा एंशिएंट बिहीमत था जो एंशिएंट टाइम से मौजूद था। इसकी हिस्ट्री लंबी थी और इसने अनगिनत देशों की प्रॉस्पेरिटी और डायनेस्टीज का राइज और फॉल देखा था। यह सिर्फ उनके हेवनली किंग्स की डेथ का डीप हेट्रेड नहीं था,
बल्कि एक बड़ा ह्यूमिलिएशन भी था, इसलिए यह रिवेंज लेना ही था। अब ड्यूक वे खुद भी एक डेंजरस सिचुएशन में था। ऐसे में वह क्राउन प्रिंस के लिए कैसे बोल सकता था? तभी फीमेल हॉल मास्टर ने सन नांटुओ की मेमोरीज में और पीछे देखना जारी रखा और सर्च करते हुए उस मोमेंट तक पहुंची जब उन्होंने हेवनली किंग छेन पर एम्बुश किया था। पहले बताए गए नामों के अलावा वहां एक और आदमी था, क्राउन प्रिंसेस जूनियर प्रोटेक्टर मास्टर रुओ पियाओ। इस जनरेशन का क्राउन प्रिंसेस जूनियर प्रोटेक्टर गु लिनुअन नहीं था, क्योंकि वह 200 साल से मिसिंग था। इसलिए एम्परर ने यह पोजीशन मास्टर रुओ पियाओ को दे दी थी। वह बुद्धिज्म से था और उसका रिलीजियस नेम रुओ पियाओ था। युनबोशन और कुई मिंगजी दोनों कल्ट मास्टर लेवल के स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स थे और दाओइज्म से आए थे। तिंग यानजू और हे चेंगक्यू इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज से थे, जिन्होंने ग्रेट एंसेस्टर एम्परर के साथ मिलकर दुनिया जीतने में साथ दिया था। ये 5 लोग, जिनमें अब मर चुका सन नंटुओ भी शामिल था, सभी क्राउन प्रिंस के फैक्शन से थे और ये सभी क्राउन प्रिंस के टीचर्स रह चुके थे। 16 फर्स्ट रैंकिंग हाई ऑफिशियल्स में से 6 क्राउन प्रिंस के फैक्शन में थे। तभी चिनमू ने गार्डियंस और एल्डर्स से कहा, मास्टर रुओ प्याओ का नाम नोट कर लो। न्यू ईयर्स करीब है, इसलिए उन्हें शांति से सेलिब्रेट करने दो और अपनी आखिरी न्यू ईयर्स ईव फैमिली डिनर खाने दो। सन नंटुओ पहले ही मर चुका है और नंटुओ साइड पैलेस खत्म हो चुका है, लेकिन नैंटुओ मॉनेस्ट्री अभी भी बाकी है। इसलिए गार्डियंस और एल्डर्स नैंटुओ मॉनेस्ट्री को बिना कोई ट्रेस छोड़े पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दो। तभी सभी गार्डियंस और एल्डर्स ने इस कमांड को मान लिया। इधर ड्यूक वई ने राहत की सांस ली, क्योंकि हेवनली डेविल कल्ट का यह यंग कल्ट मास्टर अभी भी लॉजिकली सोच रहा था। अगर वे अभी जाकर थोड़े ही टाइम में इंपीरियल कोर्ट के 6 फर्स्ट रैंकिंग हाई ऑफिशियल्स को, जिनमें क्राउन प्रिंस भी शामिल है, उन्हें मार देते तो एम्परर जरूर इन्वेस्टिगेट करता और पता लगा लेता कि यह हेवनली डेविल कल्ट का काम है। इंपीरियल कोर्ट आखिर ऑर्थोडॉक्स था और अगर वे इंपीरियल कोर्ट के खिलाफ जाते तो हीवेनली डेविल कल्ट के पास कहीं छिपने की जगह नहीं बचती। इसके अलावा डाओ सेक्ट और ग्रेट थंडरक्लैप मोनेस्ट्री भी मौके का फायदा उठाकर उन पर हमला कर देते। तब हेवनली डेविल कल्ट खतरे में पड़ जाता। हर कुछ दिनों में एक को मारना रिस्क को सबसे कम कर देता, जैसे सन नांटो को मारने और नांटो मॉनेस्ट्री को खत्म करने के लिए चिनमू ने रोलंस गोल्डन पैलेस की आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया। नांटो मॉनेस्ट्री के लेगेसी ट्रेजर को बेट बनाकर मंक्स को बाहर निकाला और सन नांटो को कैपिटल सिटी से बाहर ल्योर कर लिया। भले ही सन नांटो कल्ट मास्टर लेवल का एग्जिस्टेंस था, पर उसे मारने और नांटो साइड पैलेस को खत्म करने में सिर्फ एक पल लगा, और क्योंकि उन्होंने कैपिटल में मूव नहीं किया, इसलिए कोई ट्रेस भी नहीं बचा। सब कुछ परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ और नीटली कवर अप हो गया। अगर एम्परर इन्वेस्टिगेट भी करता तो उसे कोई क्लू नहीं मिलता और वह कभी नहीं जान पाता कि यह हेवनली डेविल कल्ट का काम था। सन नांटुओ के मरने के बाद क्राउन प्रिंस जरूर अलर्ट हो जाता और उस पर हाथ डालना मुश्किल हो जाता, और अगर वे मूव करते तो शायद एम्बुश में फंस जाते। इसलिए कुछ टाइम वेट करना ही बेहतर था। तभी इसी समय छिनमू ने वेयोंग और ड्यूक वे की ओर देखा और हल्की मुस्कान दिखाई। यह देखकर ड्यूक वे के दिल में डर की लहर दौड़ गई और वह हंसते हुए छिनमू से बोला, कल्ट मास्टर, मेरी आवाज बहुत लाउड है। तभी छिनमू ने ड्यूक वे से कहा, मुझे पता है, अगर ड्यूक चिल्लाए तो पूरी कैपिटल सिटी साफ सुन लेगी। क्या ड्यूक को लगता है कि हमारी सीक्रेट कल्ट ने सन नंटुओ को जिस तरह मारा वह क्लीन और फास्ट नहीं था? यह सुनकर ड्यूक वे का दिल डर से कांप गया। छिनमू का मतलब साफ था कि वह उन्हें चिल्लाने से पहले ही खत्म कर सकता है। तभी ड्यूक वे ने गहरी सांस ली और छिनमू से कहा, मेरी तुम्हारे कल्ट मास्टर ली के साथ काफी डीप फ्रेंडशिप थी। पर छिनमू ने सिर तिरछा किया और लेफ्ट और राइट गार्डियंस की ओर देखा, और फिर जुएबिए ने ड्यूक वे से कहा, प्रीवियस कल्ट मास्टर उनसे कुछ बार मिले थे, लेकिन कोई डीप फ्रेंडशिप नहीं थी। तभी ड्यूक वे का चेहरा काला पड़ गया। वह इधर उधर देखने लगा कि कहीं भागने का चांस मिल जाए। तभी छिनमू ने गंभीरता से ड्यूक वे से कहा, ड्यूक, हमारी कल्ट ने अभी 2 हेवनली किंग्स खो दिए हैं, इसलिए 2 सीट्स खाली हैं। ड्यूक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हैं, लेकिन किसी सेक्ट से नहीं, तो हमारे कल्ट के हेवनली किंग बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता, सही है ना? पर ड्यूक वाई ने 2 बार हंसने की कोशिश की, फिर चारों ओर देखा और उन 20 स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स को खड़ा देखा जिन्होंने मिलकर सन नंटुओ को मारा था, और उसकी आंखों के कोने फड़क उठे और वह छिनमू से बोला, मैं ड्यूक वे हूँ, मेरा ऑफिशियल पोजीशन है, मैं टाइम कहाँ से निकालूंगा हेवनली किंग बनने के लिए? कोई आसान काम दे दो। मगर छिनमू ने वार्मली मुस्कुराकर ड्यूक वे से कहा, चिंता मत करो, हमारी सीक्रेट कल्ट काफी आइडल रहती है। हम ड्यूक वे को सिर्फ तब डिस्टर्ब करेंगे जब फाइट की जरूरत होगी। ये सिर्फ एक टाइटल होगा। वैसे भी हेवनली किंग्स आइडल रहते हैं,
और मैं भी कल्ट मास्टर होते हुए काफी आइडल रहता हूँ। अगर ऐसी सिचुएशन ना आती तो मुझे खुद बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ड्यूक विलिंग नहीं है तो हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। बस एक ओथ ले लीजिए कि आज जो आपने देखा वह किसी को नहीं बताएंगे, फिर आप जा सकते हैं। वैसे भी लोग हमारी सीक्रेट कल्ट के बारे में बहुत मिसकंसेप्शंस रखते हैं। लोग तो यह भी सोचते हैं कि हम ऐसे डेविल्स हैं जो लोगों को मारते वक्त पलक तक नहीं झपकाते। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? इतना कहकर छिनमू जोर से हंस पड़ा और हेवनली डेविल कल्ट के फॉलोअर्स भी उसके साथ हंसने लगे, लेकिन उनकी हंसी फेक थी। वे दोनों इंट्रूडर्स पर टूट पड़ने के लिए रेडी खड़े थे। तभी ड्यूक वे तुरंत छिनमू से बोला, मैं विलिंग हूँ। वेयोंग थोड़ी देर हिचकिचाया और ड्यूक वे से बोला, ड्यूक। वेयोंग के इतना कहते ही ड्यूक वे ने वेयोंग को डांटते हुए कहा, चुप रहो, तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया। पूरी जिंदगी की बनाई रेप्यूटेशन तुम्हारी वजह से खराब हो गई। अगर तुम ब्रदर चिन को न पुकारते तो हम चुपचाप निकल जाते। फिर वेयोंग ने मुंह फुलाकर ड्यूक वे से कहा, ओल्ड मास्टर, उन्होंने कहा था कि हमें जाने देंगे, फिर आपने उनकी कल्ट ज्वाइन क्यों कर ली? ब्रदर चिन काइंड हार्टेड है, वह कोई विलेनस पर्सन नहीं है। यह सुनकर ड्यूक वे ने कुछ बार आंखें झपकाईं और वेयोंग से कहा, तुम्हें सच में लगता है कि वह विलेनस पर्सन नहीं है? अगर वह विलेनस पर्सन नहीं है तो हेवनली डेविल कल्ट का कल्ट मास्टर कैसे बन गया? तभी छिनमू ने खांस कर ड्यूक वे से कहा, हेवनली किंग वे, हम खुद को हेवनली सेंट कल्ट कहते हैं, हेवनली डेविल कल्चर नहीं। और मैं डेविल कल्चर मास्टर नहीं हूँ, मैं सेकेंड कल्चर मास्टर हूँ, हेवनली किंग वेई। यह बात याद रखिए। यह सुनकर तभी वेई योंग उत्साहित होकर डकवेई से बोला, ओल्ड फादर, हेवनली किंग का टाइटल डक से भी ज्यादा इंप्रेसिव है। ब्रदर चिन, मुझे भी कोई रोल दे दो। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक हाइप और लाइक जरूर करें। और अगर आप इसके आगे का भी एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।